हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं यादवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, तैयार हो जाइए आज की खुराक के लिए, मतलब कि करंट अफेयर्स के डोज के लिए। डेली डोज करंट अफेयर्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की डेट जो है वो है 18 अगस्त 2022। तो चलिए देखते हैं आज के दिन आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट खबरें हैं। शुरू करते हैं एक एक करके खबरें। पहली जो खबर है, प्रेसिडेंट अप्रूव्स 107 गैलेंट्री अवार्ड्स। मतलब यह कि राष्ट्रपति ने 107 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी। दोस्तों, हमारी राष्ट्रपति बन चुकी हैं मुर्मू जी, मतलब श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, और उन्होंने जो है डेफिनेटली इनको मंजूरी दी है। ऑन 15 अगस्त 2022, आपको बता दूं, गैलेंट्री अवार्ड या वीरता पुरस्कार या तो 26 जनवरी को घोषित किए जाते हैं या फिर 15 अगस्त को घोषित किए जाते हैं। तो 15 अगस्त को जो है इनको मंजूरी मिली है। अब कौन कौन से अवार्ड्स हैं उस पर भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल ऑन 15 अगस्त 2022 प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अप्रूव्ड अराउंड 107 गैलेंट्री अवार्ड्स। आपको याद रखना है 107 गैलेंट्री अवार्ड्स जो हैं इनको अप्रूव किया है फॉर द आर्म्ड फोर्सेस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, है ना। मतलब ये कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, है ना, CAPF के लिए, और साथ में सशस्त्र बलों के लिए जो है आर्म्ड फोर्सेस के लिए 107 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। ये आप याद रखेंगे भैया, कितने? 107 गैलेंट्री अवार्ड्स, मतलब वीरता पुरस्कार। अब आइए जरा देखते हैं। इट कंप्राइजेस 3 कीर्ति चक्र। अब एग्जाम में ध्यान रखना भैया, ये आपसे पूछा जाएगा कि कितने कीर्ति चक्र, कितने शौर्य चक्र, कितने परमवीर चक्र, कितने वीर चक्र। तो कीर्ति चक्र कितने दिए गए? 3 कीर्ति चक्र। उसके बाद 13 शौर्य चक्र, 13 शौर्य चक्र। इसके अलावा 81 सेना मेडल, 81 सेना मेडल। क्लियर है? और उसके बाद फिर ये जो है बेसिकली एक जो है ये नौसेना मेडल है, नौसेना मेडल, है ना। ये देखिए ना, एक नौसेना मेडल है। तो ये जो एक है ये नौसेना मेडल है, और ये जो 2 है वो सेना मेडल भी है। इज इट क्लियर? अब ये वो कौन से हैं? वो वायु सेना मेडल है। 2 वायु सेना मेडल है, वायु सेना मेडल है। अब आप देखें यहां पर, तो बेसिकली यहां पर ये नौसेना मेडल है, और ये जो है वो वायु सेना मेडल है। और वायु सेना मेडल बोले तो एयरफोर्स, है ना। चलिए, अब उसके बाद फिर बात करते हैं आगे। ये जो मेडल्स हैं वो किस तरह से होते हैं, तो आपको बता दूं दोस्तों कि 2 तरह के जो है मेडल्स मिलते हैं, बहादुरी पुरस्कार मिलते हैं। एक वॉर, मतलब कि युद्ध के समय मिलने वाले, उन्हें वॉर टाइम बोला जाता है। और एक पीस, मतलब शांति के समय मिलने वाले, उन्हें पीस टाइम अवार्ड बोला जाता है। तो सबसे पहले बात करें वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड की। वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड की घोषणा पहली बार इन्हें जो अनाउंस किया गया था वो किया गया था 26 जनवरी 1950 को, है ना। हालांकि इनकी जो वैलिडिटी है वो 15 अगस्त 1947 से ही थी। मतलब 15 अगस्त 1947 से लेकर 1950 तक जितने लोगों ने बहादुरी दिखाई सेना में, उन सबको पुरस्कारों की घोषणा पहली बार जो है 1950 में हुई थी। पीस टाइम की बात करें तो इसकी घोषणा बेसिकली 1952 में की गई थी, 1952 में। आपसे पूछा जाए कि वीरता पुरस्कार 1950 में शुरू हुए थे, और पीस टाइम मतलब शांति काल में दिए गए पुरस्कार जो 1952 में। अब अंतर क्या है? तो अगर देश में युद्ध चल रहा है और उस समय देश के सैनिकों ने शौर्य दिखाया है, वीरता दिखाई है, तो उन्हें ये अवार्ड्स मिलते हैं। लेकिन अगर युद्ध नहीं चल रहा है, मान लीजिए किसी आतंकवादी घटना में वीरता दिखाई गई है, या कोई प्लेन हाईजैक हो गया उसमें वीरता दिखाई गई है, जैसे आपको याद होगा नीरजा भनोट, है ना,
नीरजा बनोट को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था, जिन्होंने प्लेन हाईजैक होने पर यात्रियों की जान बचाई थी खुद की जान देकर। तो ये उस समय वॉर नहीं था, तो शांति के समय में अगर वीरता दिखाई गई तो अशोक चक्र। तो ये पीस टाइम वाले अवार्ड है। बाढ़ आ गई है, भूकंप आया, सुनामी आई, उस समय अगर लोगों को बचाया गया तो ये अवार्ड मिलेंगे। लेकिन अगर युद्ध चल रहा है और वीरता दिखाई तो ये अवार्ड मिलेंगे। तो भैया युद्ध के समय कौन कौन से अवार्ड मिलते हैं? वॉर टाइम परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। तो लॉजिक सीधा सीधा है, अगर वीर जो है वो लिखा हुआ है गैलेंट्री अवार्ड में तो समझ जाइए वो वॉर टाइम के लिए है, युद्ध के लिए दिए जाने वाले। और अगर पीस टाइम के लिए दिया गया अवार्ड है तो उसमें आप देख लीजिए कौन कौन से, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, ये पीस टाइम के लिए दिए जाने वाले अवार्ड हैं। पीस टाइम के अवार्ड्स की घोषणा पहली बार 1952 में हुई और वॉर टाइम मतलब युद्धकालीन वीरता पुरस्कार की घोषणा पहली बार 1950 मतलब 1950 में हुई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। युद्धकालीन, शांतिकालीन मतलब ये कि सेवा पुरस्कार भी होते हैं, है ना, मतलब सर्विस, जो सर्विस कोर होती है सेनाओं की, है ना, जैसे अलग अलग सेवाएं देती है, सप्लाई वगैरह करती है, माल यहां से वहां पहुंचाना, तो ये सेवा के लिए भी पुरस्कार मिलते हैं। वॉर टाइम और पीस टाइम दोनों के लिए सर्विस कोर में एक ही मेडल है, वो है सेना पदक मतलब सेना मेडल, नौसेना मेडल और वायुसेना मेडल। सेना मेडल, नौसेना मेडल और वायुसेना मेडल जो है ये सर्विस के लिए, सेवा के लिए दिए जाते हैं, वॉर टाइम में भी और पीस टाइम में भी, है ना, ये ध्यान रखिए। सेना मेडल जो है किसके लिए मिलता है? सर्विस के लिए मिलता है ना। और सेना मेडल अगर सर्विस के लिए मिल रहा है तो अगर वॉर टाइम में अच्छी सर्विस दी है तो भी सेना मेडल मिलेगा, और अगर पीस टाइम में अच्छी सेवा दी है तो भी सेना मेडल मिलेगा। लेकिन अगर आर्मी के किसी जवान को मिल रहा है तो वो सेना मेडल मिलेगा। लेकिन अगर नौसेना की किसी जवान ने पराक्रम दिखाया है वॉर टाइम या पीस टाइम में तो नौसेना मेडल मिलेगा, है ना, सेवा दी है। और अगर शांति के समय में या युद्ध के समय में वायुसेना के किसी जो है जवान ने अगर या पायलट ने जो है वीरता दिखाई है ना, या सर्विसेज या सेवाएं अच्छी दी हैं तो फिर उसे वायुसेना पदक या वायुसेना मेडल से सम्मानित किया जाएगा। फिर बात करें तो युद्ध काल की विशिष्ट सेवा मतलब युद्ध के समय कुछ विशिष्ट सेवा जो है उसके लिए, और उसके बाद फिर पीस टाइम के लिए डिस्टिंग्विश सर्विस मतलब कोई विशिष्ट सेवा अगर दी है तो उसके लिए भैया देखिए वॉर टाइम के लिए क्या है? सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल, है ना, उसके बाद उत्तम युद्ध सेवा मेडल और युद्ध सेवा मेडल। सेवा में भी वॉर टाइम में अलग अलग जो है इस सेवा मेडल को जो है डिस्टिंग्विश कर दिया है, अलग अलग कर दिया है, सर्वोत्तम युद्ध सेवा, उत्तम युद्ध सेवा और युद्ध सेवा वॉर टाइम के लिए। और शांतिकालीन विशिष्ट सेवा के लिए क्या हो गया? परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल, है ना, परम विशिष्ट, अति विशिष्ट और विशिष्ट, सर्वोत्तम, उत्तम और युद्ध सेवा। तो आप ध्यान रखेंगे वॉर टाइम के लिए क्या है? सर्वोत्तम, उत्तम और युद्ध, है ना, और पीस टाइम के लिए क्या है? परम विशिष्ट, अति विशिष्ट और विशिष्ट, है ना। ये जो है वो कुल मेडल्स हैं जो बेसिकली गैलेंट्री अवार्ड या वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं सेना से संबंधित, जो मैंने आपको बताया है। इज दैट क्लियर? ये आप याद रखेंगे। अब बात करते हैं भाई साहब देश के शौर्य बढ़ाने वाली एक बात, वो बात है ये पुल, है ना, ये मेहराब वाला जो आर्च ब्रिज जो बना है, रेलवे का ये पुल है। अब देखते हैं इसके बारे में क्या बात है। इसको नाम दिया गया गोल्डन जॉइंट। क्या दिया गया? गोल्डन जॉइंट ऑफ चेनाब रेलवे ब्रिज, है ना। नाम क्या है? चेनाब रेलवे ब्रिज। चेनाब रेलवे ब्रिज है, गोल्डन जॉइंट बोला जा रहा है। 13 अगस्त 2022 को चेनाब रेलवे पुल गोल्डन जॉइंट का उद्घाटन किया गया। गोल्डन जॉइंट इसका नाम है और 13 अगस्त को इसका उद्घाटन किया गया, है ना। अब इसके बाद बात करें तो इट वॉज डेक्ड विद द नेशनल फ्लैग टू सेलिब्रेट द आजादी अमृत महोत्सव। ये आजादी का अमृत महोत्सव मतलब ये कि इसका जो डेकोरम या इसको जो सजाया गया था वो तिरंगे से सजाया गया था, क्योंकि हम लोग आजादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं।
तो तिरंगों से जो है, इसे ध्वजों से जो है आजादी के अमृत महोत्सव के तहत इसे सजाया गया। ये जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। आप ध्यान रखें, अब बात समझ में आई क्यों बात कर रहे हैं इसकी। ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है, सबसे ऊंचा। कलर मैं दूसरा ले लेता हूं तो आपको और अच्छे से दिखेगा। सबसे ऊंचा रेलवे पुल है ये दुनिया का। क्लियर है? और कौन से जिले में है तो आप याद रखेंगे, रियासी जिले में है, रियासी जिले में। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब उसके बाद फिर आगे बढ़े तो ये तो रियासी जिले में हो गया। रियासी जिले के बाद फिर ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल भी है। और क्या जानकारी है इसके बारे में तो देख लेते हैं। और क्या जानकारी है? इट इज अ पार्ट ऑफ 272 किलोमीटर लॉन्ग रेलवे लाइन। मतलब जो रेलवे लाइन है पूरी, वो बेसिकली 272 किलोमीटर लंबी है। कहां से कहां तक? तो देखो, उधमपुर श्रीनगर बारामूला, उधमपुर श्रीनगर बारामूला ये रेल लिंक प्रोजेक्ट है। और ये रेलवे लाइन उधमपुर से जो है बारामूला तक कितनी है? 272 किलोमीटर है। इसके बीच में पड़ता है अपना गोल्डन ज्वाइंट ब्रिज। क्लियर है? हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है जो वर्ल्ड का बोला जा रहा है। आपको बता दूं कि इस ब्रिज की जो ऊंचाई है, जो चेनाब नदी पर ये जो ब्रिज है बना हुआ, इसकी जो ऊंचाई है वो 359 मीटर है। कितनी है? 359 मीटर है, आप याद रखेंगे। इज दैट क्लियर? और ये जो ब्रिज है वो जम्मू को कश्मीर घाटी से जोड़ता है। तो जम्मू और कश्मीर को आपस में जोड़ने वाला, या जम्मू घाटी को कश्मीर घाटी से, या जम्मू को कश्मीर घाटी से जोड़ने वाला ये ब्रिज है। गोल्डन, है ना, ज्वाइंट ब्रिज कहा जाता है इसमें। और इसे, और दूसरी बात यह कि ये 272 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का हिस्सा है। और साथ में इसकी हाइट जो है वो चेनाब नदी के पानी के तल से जो है 359 मीटर है। और इस ये जो लाइन है वो रेल लिंक प्रोजेक्ट है। कौन सा? उधमपुर श्रीनगर बारामूला। ये आप याद रखेंगे। उसके बाद बात करें तो अगली जो न्यूज हमारी है वो है यूके अप्रूव्स वैक्सीन फॉर ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन वायरस जो है आप जानते हैं कि बेसिकली चर्चा में है कोविड-19 के कारण। कोविड-19 का ही एक अपग्रेडेड कह सकते हैं कि वायरस है ये ओमिक्रॉन। द यूनाइटेड किंगडम हैज ऑथराइज्ड द फर्स्ट एवर कोविड-19 वैक्सीन फॉर ओमिक्रॉन वेरिएंट। मतलब कोविड-19 का एक वेरिएंट है, एक नया रूप है ओमिक्रॉन वेरिएंट। और ओमिक्रॉन के लिए पहली बार यूके ने क्या किया है? अप्रूवल दिया है इसकी वैक्सीन के लिए। क्लियर है? यूनाइटेड किंगडम ने ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए पहली बार कोविड-19 वैक्सीन को अधिकृत किया, मंजूरी दी। ऑथराइजेशन ऑफ वैक्सीन विल नाउ पेव द वे फॉर ऑटन बूस्टर कैंपेन यूजिंग 2 स्ट्रेन शॉट ऑफ मॉडर्ना। अब बात आई यहां पर मॉडर्ना की। मतलब बेसिकली कि वैक्सीन को जो अधिकृत करने से अब मॉडर्ना जो वैक्सीन है उसके 2 स्ट्रेन शॉट का उपयोग करके ऑटम बूस्टर अभियान के लिए मार्ग प्रशस्त होगा। अब ऑटम बूस्टर अभियान जो वहां चल रहा है यूके में, है ना, ताकि जो है लोगों में इम्यूनिटी को बूस्ट किया जा सके, उसके लिए भैया ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए स्पेशली मॉडर्ना वैक्सीन के जो है शॉट्स को, या मॉडर्ना वैक्सीन के जो है डोज को मंजूरी दी गई है। ये आप याद रखेंगे। किसने? यूके ने। आपसे ध्यान रखेंगे। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 16 अगस्त को मनाया गया नवरोज। अब नवरोज का जो त्योहार है ये पारसी लोगों का नया वर्ष है ना, पारसी नववर्ष। ये आप याद रखेंगे। पारसी लोगों का न्यू ईयर है। पारसी नववर्ष जुलाई या अगस्त के महीने में मनाया जाता है। या तो जुलाई में आता है या अगस्त में आता है।
हालांकि इट इज कॉमनली कॉल्ड नवरोज, सेलिब्रेटेड बाय पारसी कम्युनिटी अकॉर्डिंग टू डेट्स ऑफ शहनशाही कैलेंडर। अब दोस्तों आपके लिए एग्जाम में एक और क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो ये है कि भैया पारसी कैलेंडर को क्या बोला जाता है। तो आप बताएंगे कि पारसी कैलेंडर को बोला जाता है शहनशाही कैलेंडर। क्या बोला जाता है? शहनशाही कैलेंडर बोला जाता है पारसी कैलेंडर को। आप याद रखेंगे, इसी के हिसाब से यह तय होता है कि कितनी तारीख को इस बार नवरोज मनाया जाएगा। तो नवरोज पारसी समुदाय के नव वर्ष को कहा जाता है ना। जैसे कि चैत्र नवरात्रि जो है उसका प्रारंभ गुड़ी पड़वा जो है वो हिंदू नववर्ष माना जाता है, वैसे ही यहां पर पारसियों का नववर्ष माना जाता है नवरोज, जो शुरू होता है जुलाई के अंत में या अगस्त के शुरुआत में या मंथ में। क्लियर है? तो ये कैलेंडर पे डिपेंड करता है। और कौन सा कैलेंडर है? शहनशाही कैलेंडर है, ये आपको याद रखना है। मंकी पॉक्स का नाम बदला जाएगा। अब मंकी पॉक्स ये एक और वेरिएंट है भाई साहब, लेकिन ये वेरिएंट कोविड का नहीं है, ये अलग ही वायरस है एक मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स में क्या होता है? हाथ में, शरीर में, मुंह पर, है ना, काले काले चकते जो है दाने दाने से उठाते हैं, जो दर्द भी करते हैं। तो ये जो है बेसिकली मंकी पॉक्स, अब इसका नया नाम बदला जाएगा। उसकी वजह यह है कि मंकी जो है शब्द का उपयोग कई बार रेसिज्म या नस्लवाद के रूप में किया जा सकता है, और अगर इसका नाम मंकी पॉक्स बना रहेगा तो किसी देश विशेष के लोगों को इसके लिए जिम्मेदार माना जाएगा कि भैया उन्होंने फैलाया है। तो इसी वजह से अब WHO ने डिसाइड किया कि साहब मंकी पॉक्स का नाम बदल रहे। इज इट क्लियर? हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स वायरस के वेरिएंट को फिर से नाम दिया है, जो वर्तमान में प्रचलन में है। अब नाम क्या है? फिर से नाम क्या दे रहे हैं मंकी पॉक्स को, वो देख लें। इट वॉज डन टू अवॉइड एनी कल्चरल और सोशल ऑफेंस। मंकी पॉक्स वेरिएंट हैज बीन रीनेम्ड एज क्लेड्स IIA एंड क्लेड्स IIB। ये जो है वो नाम दिए गए हैं। अलग अलग अगर वेरिएंट है मंकी पॉक्स के तो क्लेड्स IIA और क्लेड्स IIB, है ना। क्यों किया गया? ये किसी भी सांस्कृतिक और सामाजिक अपराध से बचने के लिए। मतलब सीधी सी बात है कि सामाजिक मतलब ये कि किसी को जो है रेसिज्म या जो है चीटाकशी जो है वो ना की जाए, नस्लवाद का शिकार किसी को ना बनाया जाए, जिम्मेदार ना ठहराया जाए, और किसी की संस्कृति को भी जो है नुकसान ना पहुंचे, है ना। वानर जो है हिंदू धर्म में बहुत ही पूजनीय है ना, और इसीलिए इस सब से बचने के लिए नया नाम रख दिया गया। सीधा आप याद रखेंगे मंकी पॉक्स का नाम अब क्या है? क्लेड्स IIA, क्लेड्स IIB। ये अलग अलग उसके वेरिएंट हो गए। ये आप याद रखेंगे भाई सब मंकी पॉक्स के बारे में। ओके, नेक्स्ट, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना कहां जो है भैया शुरू हुई और क्या है? तो आपको बता दें, इन फाइनेंशियल ईयर 2022-23 अभी ये जो चल रहा है ना 2022-23, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान has planned to devote more than 17 crore rupees to provide मुख्यमंत्री अनुप्राप्ति कोचिंग योजना। 17 करोड़ रुपए जो है करीब मुख्यमंत्री अनुप्राप्ति कोचिंग योजना के तहत खर्च करने का निर्णय लिया गया, उनको समर्पित करने का निर्णय लिया गया। हिंदी में अगर बोले तो राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना प्रदान करने के लिए 17 करोड़ रुपए जो है अधिक खर्च करने की 17 करोड़ से अधिक खर्च करने की योजना बनाई है। अंडर दिस स्कीम फ्री कोचिंग इज प्रोवाइडेड। इस योजना के तहत फ्री कोचिंग प्रोवाइड की जाती है टू स्टूडेंट्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। मतलब यह कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए फ्री कोचिंग प्रोवाइड की जाती है ना। और वो मुख्यमंत्री अनुप्राप्ति कोचिंग योजना जो है वो राजस्थान की योजना है। आपको बता दूं कि आप लोगों को तो कोई योजना का वेट ही नहीं करना, क्योंकि आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स हर वक्त योजना बना रहा है, क्वालिटी एजुकेशन दे रहा है, फ्री एजुकेशन दे रहा है।
तो सरकार पर भी निर्भर नहीं रहना है, बस आपको वेट करना है कि सरकार आप वैकेंसी निकालो, बाकी हम तैयार हो रहे हैं, हर दिन सीख रहे हैं, हर दिन बढ़ रहे हैं। तो मैग्नेट ब्रेन्स को जितना हो सके फैलाइए, शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियोस उन लोगों के काम आ सकते हैं जहां पर ये योजना नहीं है, या फिर जहां पर क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, या फिर जहां पर सिर्फ बिजनेस बनाया गया है शिक्षा को, वहां पर जो है ये बहुत काम आने वाला है वीडियो। तो सब तक पहुंचाइए। इस योजना के तहत छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निशुल्क कोचिंग प्रदान की जाएगी, आप याद रखेंगे ना। तो एग्जाम में अगर आएगा तो एक चीज आएगी कि भैया मुख्यमंत्री अनुप्राप्ति कोचिंग योजना किस राज्य से संबंधित है, तो आप बताएंगे राजस्थान से। दूसरी चीज पूछी जाएगी कि कितना बजट रखा गया इस साल, तो 17 करोड़ रुपए रखा गया है। आपको बता दूं कि पिछली बार के बजट से ये काफी ज्यादा है। पिछली बार का बजट जो है वो 3.5 करोड़ रुपीस था, जिसे बढ़ा दिया गया है। क्लियर है? बजट आउटले फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर इज हायर एज कंपेयर टू 3.5 करोड़ ऑफ 2021-22। 2021-22 में 3.5 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था, जबकि इस बार जो है 17 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। ये आप याद रखेंगे। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। इन द 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब ये कि स्वतंत्रता का 75वां वर्ष जो है, इंडिया हैज एडेड 11 मोर वेटलैंड्स इन रामसर साइट लिस्ट। दोस्तों आपको बता दूं कि भारत ने रामसर साइट्स में 11 और स्थान या साइट्स जो हैं, वेटलैंड्स जो हैं वो शामिल किए हैं। और मौका क्या है? 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के 75 वर्ष हमने पूरे कर लिए हैं, आजाद हुए हमें 75 साल हो चुके हैं। उस उपलक्ष्य में रामसर साइट्स में 11 और साइट्स इंडिया में ऐड की गई हैं, 11 मोर वेटलैंड्स। Thus, total number of Ramsar sites in India stands at 75, covering an area of 13,26,677 हेक्टेयर। मतलब ये कि 13,26,667 हेक्टेयर भूमि जो है ये वेटलैंड कवर करेगा या एरिया कवर करेगा। दोस्तों हिंदी में जाने से पहले आपको बता दूं कि जो वेटलैंड है, आर्द्र भूमि, गीली जमीन, इसे बचाने के लिए रामसर कन्वेंशन हुआ था ईरान में 1971 में। कहां पर? ईरान में। 1971 में रामसर नाम की जगह है ईरान में, वहां पर यह कन्वेंशन हुआ था और यह तय हुआ था कि अब हम गीली जमीन या गीले इलाकों को बचाने की कोशिश करेंगे, जिससे धरती पर जीवन संभव हमेशा रहेगा, हरियाली हमेशा रहेगी। तो भारत में अब ये 11 और साइट्स शामिल हुई, तो टोटल कितनी हो गई? 75 रामसर साइट्स इंडिया में है। अगर हिंदी में पढ़े तो स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत में रामसर स्थलों की सूची में 11 और जो है शामिल किए गए, आर्द्र भूमियों को जोड़ा गया है। इस प्रकार भारत में अब कुल संख्या रामसर स्थलों की 75 हो गई है। 13,26,677 हेक्टेयर का जो है ये बेसिकली एरिया कवर करती है। 13,26,677 हेक्टेयर का क्षेत्र जो है ये कवर करती है। दोस्तों निम्नलिखित राज्य आर्द्र भूमि को सूची में जो है वो राज्य आर्द्र भूमि को सूची में जोड़े गए हैं, और वो कौन कौन से हैं? तो अब यहां पर आपको बता दूं कि सिंपल सी बात है, जितने भी स्टेट्स हैं उनमें कितने कितने जो है रामसर साइट्स ऐड हुई हैं। एग्जाम में अगर पूछा जाए तो भैया तमिलनाडु में 4 साइट ऐड हुई हैं, उड़ीसा में 3 साइट ऐड हुई हैं, जम्मू कश्मीर में 2 साइट ऐड हुई हैं, मध्य प्रदेश में 1 साइट ऐड हुई है, और महाराष्ट्र में 1 साइट ऐड हुई है। ध्यान रखेंगे, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश 1-1 साइट ऐड हो गई। जम्मू कश्मीर ऊपर है, 2 साइट ऐड हो गई। उड़ीसा जो है पूर्वी तट पर है, 3 साइट ऐड हुई है, और तमिलनाडु साउथ में है, 4 साइट ऐड हुई है। तो नीचे से अगर शुरू करें तमिलनाडु से, तो 4 साइट ऐड हुई है। फिर तमिलनाडु से जैसे ऐसा, ये इस तरह से इंडिया का मैप है, नीचे से यहां तमिलनाडु में यहां 4 साइट ऐड हुई हैं, रामसर साइट्स। इधर उड़ीसा है यहां कहीं, तो उड़ीसा में 3 साइट ऐड हुई हैं। एमपी में 1 हुई है,
महाराष्ट्र में एक हुई है, जम्मू कश्मीर में, ऊपर जम्मू कश्मीर जहां है वहां 2 साइट जो है वो ऐड हुई है। क्लियर है? अब दोस्तों अगर टोटल आप काउंट करो तो 4 और 3 7 और 4 11, टोटल 11 जो है ये रामसर साइट्स या रामसर स्थल जो है वो जोड़े गए हैं। गीली जमीन है ना, मतलब ये कि जो लबालब पानी से भरे रहते हैं या हरे भरे रहते हैं, पानी का स्रोत आसपास रहता है, उनको बचाना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये रहेंगे तो जंगल रहेंगे, जंगल रहेंगे तो जानवर रहेंगे, और ये सब रहेंगे तो हम रहेंगे। क्लियर है? तो इसलिए हमें वेटलैंड्स को बचाना जरूरी है। अब बात करते हैं आगे, नेक्स्ट। बेसिकली होगा क्या कि एडिशन ऑफ दीज साइट्स ऑफ द लिस्ट विल हेल्प इन कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड्स, है ना। गीली जमीन को और ज्यादा बचाने के लिए, संरक्षित करने के लिए बहुत हेल्प मिलेगी इन 11 और साइट्स के जुड़ने से। इन ईयर 2022 28 sites have been included in the रामसर साइट लिस्ट so far। मतलब ये कि अब तक, ये पहली बार नहीं हुआ है इस ईयर में, 2022 में टोटल कितने 28 स्थलों को जोड़ा गया। 28 sites has been added as रामसर साइट। रामसर स्थलों में 28 स्थलों को जोड़ा गया है अब तक, जिनमें से 11 अभी ऐड हुई हैं और बाकी पहले ऐड हुई थी। क्लियर है? ओके। रामसर कन्वेंशन के लिए भारत का क्या रुख है भैया? भारत का जो है स्टैंड क्या है वो आपको बताते हैं। इंडिया इज कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी टू रामसर कन्वेंशन। मतलब ये कि हमने रामसर का जो कन्वेंशन हुआ था उसमें कहीं ना कहीं हमने कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी हैं, हमने जो है अनुबंध किया है, हम अनुबंधित पार्टी हैं, है ना। अच्छा, उसके बाद 19 विच वॉज इंक्ड इन रामसर ईरान 1971। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ये जो कन्वेंशन हुआ था, ये रामसर कन्वेंशन ईरान में रामसर नाम की जगह पर हुआ था 1971 में। इंडिया इन द कन्वेंशन ऑन Feb 1 1982। भारत ने ये जो कन्वेंशन है वो ज्वाइन कब किया था, साइन कब किया था? तो 1982 में 1 फरवरी को हुआ था। ये कन्वेंशन हुआ कब था? 1971 में रामसर में। इंडिया ने ज्वाइन किया था 1982 में 1 फरवरी को। बिटवीन 1982 टू 2013, मतलब 1982 से लेके 2013 तक 26 साइट्स जो है वो ऐड हुई थी, है ना। और उसके बाद फिर भैया अभी इसके बाद हुई है, तो टोटल 75 हो गई। भारत ने फरवरी 1 1982 को कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए थे, और 1982 से 2013 तक 26 साइट थी, लेकिन अब 2022 तक कितनी हो गई हैं? 2022 तक 75 रामसर स्थल हो गए। ओके, अब बात करते हैं आगे। दो 2014 से 2022 के दौरान, मतलब दिस नंबर हैज इंक्रीज्ड टू 75 विद एडिशन ऑफ 49 न्यू वेटलैंड्स ड्यूरिंग 2014 टू 22। जैसे आपको बताया कि 28 पहले थी 2013 तक, पर 2014 से लेके अभी तक, मतलब यह कि इन 8 वर्षों में 49 जो है रामसर साइट्स और ऐड हो गई हैं, है ना। और इसी वजह से ये जो है टोटल कितनी हो गई हैं? 75 हो गई हैं बढ़ के। तमिलनाडु अकाउंट्स फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ रामसर साइट, टोटल ऑफ 14 फ्रॉम द स्टेट आर रामसर साइट। मतलब यह कि तमिलनाडु राज्य में, तमिलनाडु में रामसर स्थलों की अधिकतम संख्या है। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में सबसे ज्यादा रामसर साइट कहां है, तो भैया तमिलनाडु में। कितनी है? 14 रामसर साइट हो गई है, 14 रामसर साइट, है ना, क्योंकि अभी 4 जो है जुड़ी है तमिलनाडु में। रिसेंटली मैंने आपको समझाया था। तमिलनाडु में कितनी जुड़ी है? 4। उड़ीसा में कितनी जुड़ी है? 3। महाराष्ट्र में कितनी जुड़ी है? 1। मध्य प्रदेश में कौन सी जुड़ी है? 1। और फिर कितनी जुड़ी? 1। और जम्मू कश्मीर में कितनी जुड़ी है? 2। तो ये टोटल 11 रामसर साइट ऐड हुई हैं। और सबसे ज्यादा कहां पर है? 14 रामसर साइट तमिलनाडु में। एक और रामसर साइट से बहुत ज्यादा बड़ा जो राज्य है रामसर साइट से भरा हुआ, वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 10 रामसर साइट है। ओके,
अब रामसर साइट्स के जो है नाम आपको बता देते हैं, कहां कहां किन किन स्थलों को रामसर साइट का टैग मिला है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु में शामिल किए गए जो है रामसर साइट्स कौन कौन से। रामसर साइट विच इंक्लूडेड इन तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में सबसे पहला है चित्रांगुड़ी बर्ड सेंचुरी, याद रखना है चित्रांगुड़ी बर्ड सेंचुरी या चित्रांगुड़ी पक्षी अभ्यारण्य जो है वो शामिल किया गया तमिलनाडु में। उसके बाद फिर क्या है, सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। अब सुचिंद्रम थेरूर जो है वेटलैंड कॉम्प्लेक्स ये भी जो है शामिल किया गया है। उसके बाद फिर वडुवुर बर्ड सेंचुरी, वडुवुर बर्ड सेंचुरी जो है ये भी शामिल की गई है। और फिर कांजीरकुलम बर्ड सेंचुरी ये भी शामिल की गई है। तो आप जो है एक एक शब्द इनका याद रख सकते हैं, चित्रांगुड़ी, सुचिंद्रम, वडुवुर और कांजीरकुलम। वडुवुर और कांजीरकुलम, चित्रांगुड़ी, सुचित्रम, वडुवुर और कांजीरकुलम, ये सब जो हैं चारों की चारों साइड कहां था शामिल हुई है, तमिलनाडु में। फिर इसके बाद बात करते हैं, पूछा जाएगा कि ओडिशा में कौन कौन सी हैं, तो भैया नाम है टाम्परा, उसके बाद फिर हीराकुंड रिजर्वायर और फिर उसके बाद अंसुपा, है ना। टाम्परा, हीराकुंड और अंसुपा झील, ये जो है हीराकुंड जलाशय, टाम्परा झील और अंसुपा झील, ये सब के सब जो हैं वो बेसिकली वेटलैंड में शामिल किए गए, है ना। कहां पर, ओडिशा में, टाम्परा, हीराकुंड और अंसुपा। आप 100% ये मान के चलिए कि एग्जाम में आपसे ये पूछे जाएंगे, है ना, क्योंकि करंट अफेयर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सालों में कभी कभार ये होता है, आप देख लीजिए, है ना। तो इसलिए आपसे ये पूछना तय है। आजकल क्या होता है, एग्जाम्स जो है मल्टीपल शिफ्ट में होते हैं, और जब एग्जाम मल्टीपल शिफ्ट में होते हैं ना तो फिर पेपर भी ज्यादा बनते हैं। अब जैसे कुछ कुछ एग्जाम्स जो हैं वो 20-25 दिन तक चलते हैं, मतलब इसमें 3 हफ्ते हो गए। अब 3 हफ्ते में सैटरडे संडे पेपर रहते हैं, तो 3 हफ्ते में कितने दिन हो गए भैया, सैटरडे संडे कितने वीकेंड आ गए, तो 2 दिन ये हो गए, 2 दिन तो 6 दिन हो गए, टोटल 6 दिन पेपर होंगे। अब एक दिन में अगर 2 शिफ्ट भी होती हैं तो कितना हो गया, 12 शिफ्ट, और 12 शिफ्ट अगर हुई तो मतलब 12 पेपर बनेंगे। और जब 12 पेपर बनेंगे तो आपके वाले पेपर में कौन सा पूछा जाएगा, इन 11 में से कुछ कह नहीं सकते, तो इसलिए आपको 11 के 11 याद होने चाहिए, है ना। तो भैया टम्पारा, हीराकुंड और असुम्पा जो है वो कहां पर है, या अंसुपा जो है वो उड़ीसा में हो, और ये भी वेटलैंड्स के रूप में शामिल की गई है, रामसर साइट्स के रूप में शामिल की गई। उसके बाद फिर जम्मू कश्मीर में जैसे हमने पढ़ा था कि 2 रामसर साइट शामिल हुई हैं, वो कौन कौन सी हुई हैं, हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व और शालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, शालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व और शालगुव वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, ये आप याद रखना, हाईगम और शालबुग, हाईगम शालबुग, ये कहां पर है भैया, जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद फिर बात करें मध्य प्रदेश में यशवंत सागर, मध्य प्रदेश में कौन सा लेक, यशवंत सागर लेक, ये शामिल किया गया है। और महाराष्ट्र में भैया थाने क्रीक, कौन सा, ठाणे क्रीक, महाराष्ट्र का थाने क्रीक, और मध्य प्रदेश में यशवंत सागर शामिल किया गया। तो इस तरह से ये मैंने आपको बता दिया, टोटल 11 रामसर साइट्स जो हैं वो देश में ऐड की गई, और टोटल देश में रामसर साइट की संख्या अब हो गई है 75। ये कन्वेंशन पहली बार हुआ था 1971 में, सम्मेलन हुआ था जिसका उद्देश्य है दुनिया भर में वेटलैंड्स या आर्द्र भूमि को बचाना। हमारे यहां ये जो संरक्षण शुरू हुआ वो 1982 से शुरू हुआ, क्योंकि हमने 1982 में जो है इस संधि, रामसर संधि पर हस्ताक्षर किए थे, तब से लेकर अब तक हमारे यहां कितनी 75 जो है वो वेटलैंड्स या रामसर साइट्स हो गई। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। अटल बिहारी वाजपेयी वॉज इंडियाज ग्रेटेस्ट पॉलिटिशियन एंड डिप्लोमेट। क्यों हम इनकी बात कर रहे हैं, क्यों इनका नाम आया, तो आपको बता दें कि हम इन्हें याद कर रहे हैं। भाई याद क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भैया ये जो है वो 16 अगस्त के दिन हमारे बीच नहीं रहे थे 2018 में। 2018 में अटल जी का लंबी बीमारी के चलते निधन हो गया था,
वयोवृद्ध थे काफी जो है, उम्र हो जाने के कारण 16 अगस्त 2018 में इनका निधन हुआ। 16 अगस्त 2018, 16 अगस्त 2018 को जो है इनका निधन हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी बहुत महान जो है, सबसे महान भारत के जो है राजनेता थे, राजनयिक थे। उन्होंने 3 कार्यकालों के लिए भारत के प्रधानमंत्री के रूप में काम किया, मतलब वो 3 बार जो है भारत के प्रधानमंत्री रहे, भारत के प्रधानमंत्री। 16 अगस्त को ऑन 16th of August वी ऑब्जर्व द डेथ एनिवर्सरी ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी। हम अटल बिहारी वाजपेयी की जो डेथ एनिवर्सरी है वो 16th of August को मनाते हैं। 16 अगस्त 2018 में इनकी डेथ हुई थी, निधन हुआ था इनका। अटल बिहारी वाजपेयी सर्व्ड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1996 फॉर जस्ट 13 डेज। 1996 में अटल जी सिर्फ 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री रहे। फॉर द सेकेंड टाइम ही सर्व्ड फॉर 13 मंथ्स। उसके बाद भैया 1998 में दोबारा प्रधानमंत्री बने और 13 महीने के लिए प्रधानमंत्री बने, है ना। तो 1998 से लेकर 1999 तक पीएम रहे एंड हिज लास्ट टर्म एज अ प्राइम मिनिस्टर वाज फुल टर्म फ्रॉम 1999 टू 2004। 1999 से 2004 तक के लिए पूरे 5 वर्षों के लिए ये जो है वो प्रधानमंत्री रहे। तो 5 वर्ष ये, 13 महीने ये और 13 दिन ये, 3 बार ये प्राइम मिनिस्टर बने। इसका मतलब ये है कि हार नहीं माननी चाहिए, समय तो आएगा, है ना। हार नहीं मानूंगा मैं, रार नहीं ठानूंगा मैं, है ना, काल के कपाल पर लिखकर, है ना। तो ऐसा करके ये कविता जो है इनके द्वारा लिखी गई और बहुत सारी ऐसी कविताएं हैं। गीत नया सुनाता हूं या गीत नया गाता हूं, ऐसी बहुत सारी कविताएं जो अटल जी ने लिखी हैं। बहुत अच्छे कवि रह चुके हैं। तो आपको याद रखना है कि पहली बार कब बने थे, 1966 में पहली बार बने 13 दिन के लिए। फिर 98 से 99 तक 13 महीने के लिए बने दूसरी बार, और फिर 99 से 2000 तक 5 साल के लिए बने, जो उनका अंतिम कार्यकाल था। 5 वर्ष पूर्ण कार्यकाल था वो। क्लियर है। और अपनी ईमानदार और बेबाक छवि से सबको इन्होंने प्रभावित किया। विपक्ष भी हमेशा इनकी बातों का कायल रहता था, इनके जवाब का इंतजार रहता था कि अटल जी क्या कहेंगे, अटल जी कैसे कहेंगे, क्योंकि कहने का अंदाज ही निराला था। अटल बिहारी वाजपेयी वॉज अपॉइंटेड एज द मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इन द कैबिनेट ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई। अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं वो जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, है ना, उनकी कैबिनेट में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर रहे। मतलब ये कि विदेश मंत्री रहे तब, जब प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बने 1977 में, 1977 में मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बने, जनता पार्टी की सरकार बनी, उस समय जब पहली बार कोई नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म हुई तो उसमें विदेश मंत्री बनाया गया। किसको, अटल जी को बनाया गया। इतनी प्रभावशाली जो है इनका व्यक्तित्व था। मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट में विदेश मंत्री थे। ड्यूरिंग अटल बिहारी वाजपेयी's tenure as Prime Minister, India carried out one of the most remarkable पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट in 1988। आपको पता है पोखरण 1 जो है, पोखरण 1 जो है वो 1974 में किया गया था। दैट वॉज अनसक्सेसफुल। वो किन्हीं कारणों के चलते सक्सेसफुल नहीं हो पाया। पोखरण मतलब परमाणु परीक्षण। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में पोखरण 2 जो है वो सक्सेसफुली न्यूक्लियर टेस्ट जो है वो हो पाए 1998 में। प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के दौरान भारत ने 1998 में सबसे उल्लेखनीय पोखरण 2 जो है परमाणु परीक्षणों को अंजाम दिया। हम सफल रहे। क्लियर है। और कहीं ना कहीं अटल जी को जो है इसका श्रेय जो है वो दिया जाता है। ये देखिए उस साइट की फोटो है जहां पर वो परमाणु परीक्षण किए गए। आपको बता दूं न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो हवा में परीक्षण नहीं किए जाते हैं, जमीन के अंदर परीक्षण किए जाते हैं। करीब 200 से 300 मीटर नीचे बॉम्ब जो है वो डाला जाता है और जमीन के अंदर ही विस्फोट कर दिया जाता है ताकि रेडिएशन ना फैले।
रेडियो धर्मिता से जो है नुकसान ना पहुंचे। तो इस वजह से जमीन के अंदर इस साइड में जो है, और वो भी अमेरिका से छुप के, दोस्तों आप ध्यान रखिए, अमेरिका से छुप के जो है ये परमाणु परीक्षण किए गए थे। कितनी बड़ी बात है, अमेरिका से छुप के। चलिए तो अब ले चलते हैं आपको अगली स्लाइड पर, हमारे लिए क्या जानकारी है देखते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए हम फिर एक और जानकारी आपको बता रहे हैं कि इन 2015 ही वॉज अवॉर्डेड विद इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। जी हां, भारत रत्न, दी भारत रत्न अवार्ड, है ना। आपसे पूछा जाएगा अटल जी को भारत रत्न कब मिला था, तो भैया अटल जी को भारत रत्न मिला था 2015 में, 2015 में अटल जी को भारत रत्न मिला था, आप याद रखेंगे। उसके बाद 2015 में उन्हें जो भारत रत्न दिया गया, ये किसने दिया, तो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा उन्हें ये भारत रत्न दिया गया था। He died on 16th August 2018 due to old age related illness। मतलब ये कि वृद्धावस्था संबंधी बीमारियों के कारण या बीमारी के कारण 16 अगस्त 2018 को अटल जी का निधन हो गया था। अटल जी इतने प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी थे, इसलिए कमी नहीं है, बहुत सारा कुछ है उनके बारे में जानने के लिए, और वो सब मैं आपको बताऊंगा अभी, क्योंकि एग्जाम में तो पूछा ही जाता है। सबसे पहले इनका पूरा नाम तो भैया AB वाजपेयी, मतलब अटल बिहारी वाजपेयी। बॉर्न मतलब जन्म जो है तो 25 दिसंबर 1924, क्योंकि अभी तक मैंने जो इनकी डेथ है उसकी डेट तो हम लोगों ने पढ़ी, क्योंकि हमने अभी 16 तारीख को इनकी पुण्यतिथि जो है वो मनाई। 16 अगस्त 2018 को इनकी डेथ हुई थी, लेकिन 25 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं दोस्तों सुशासन दिवस। कौन सा दिवस मनाते हैं, सुशासन दिवस। ठीक है, और आपको बता दूं कि ये जो 16 अगस्त 2018 को इनकी डेथ हुई, डेथ के बाद इनकी समाधि बनाई गई दिल्ली में, जिसका नाम है सदैव अटल। सदैव अटल जो है ये इनकी समाधि का नाम है। क्लियर है, सदैव अटल, क्लियर। दोस्तों पिता का नाम अगर बात की जाए तो कृष्ण बिहारी वाजपेयी। इनका नाम अटल बिहारी वाजपेयी, पिताजी का नाम कृष्ण बिहारी वाजपेयी, है ना, ये पिताजी थे। उसके बाद माता का नाम कृष्णा देवी, माता जो है कृष्णा देवी थी अटल जी की। इनका जो जन्म हुआ था वो किस शहर में हुआ था, इनका शहर कौन सा था, तो भैया ग्वालियर था। उनका अपना शहर, अपनी सिटी, अपना टाउन ग्वालियर। स्कूल की बात की जाए तो सरस्वती शिशु मंदिर से पढ़े हुए थे, क्लियर है। फिर आगे कॉलेज में बात की जाए तो ग्वालियर विक्टोरिया कॉलेज, नाउ महारानी लक्ष्मीबाई गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस। ग्वालियर विक्टोरिया कॉलेज जो पहले कहलाता था, अब उसका नाम हो गया महारानी लक्ष्मीबाई गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, जिसमें कि अटल बिहारी वाजपेयी पढ़े हुए। तो आपसे अगर पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। इन्होंने अपनी मास्टर डिग्री जो की, पीजी जो किया, पोस्ट ग्रेजुएशन जो किया, वो डीएवी कॉलेज कानपुर से किया। कहां से किया, डीएवी कॉलेज कानपुर से। ध्यान से देखिए, इन्होंने जो है ग्वालियर में ग्रेजुएशन किया और पोस्ट ग्रेजुएशन कहां किया, कानपुर में, है ना। सरस्वती शिशु मंदिर ग्वालियर से ये पढ़े। पॉलिटिकल पार्टी जिसमें ये हिस्सा रहे तो भैया जनसंघ के दिनों से कार्यरत थे, लेकिन जब ये गए दुनिया से तो ये पार्टी जिसमें सदस्य थे ये भारतीय जनता पार्टी। पॉलिटिशियन तो कहलाते ही हैं, राजनेता तो कहलाते ही हैं, उसके साथ साथ राइटर, लेखक और उच्च कोटि के पोएट भी थे, मतलब कि कविताकार भी थे, कवि भी थे उच्च कोटि के। भारत रत्न जो है पुरस्कार इन्हें दिया गया 2015 में, और उससे पहले पद्म विभूषण भी इन्हें मिल चुका था। ये दो बड़े अवार्ड थे जिनसे इन्हें सम्मानित किया गया था। भारत का सर्वोच्च जो पुरस्कार है भारत रत्न है, और पद्म विभूषण की महिमा भी कम नहीं है ना। तो ये सब अवार्ड जो है अटल जी को मिले थे। चलिए आगे देखते हैं।
ऑपरेशन यात्री सुरक्षा। जी हां दोस्तों, ऑपरेशन यात्री सुरक्षा। इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है ना, जिसे बोला जाता है आजकल IRPS, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विसेज। क्या बोला जाता है? इंडियन रेलवे। अब आरपीएफ को क्या बोला जाने लगा है? इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विसेज, IRPFS। आप याद रखिए। हैव लॉन्च्ड अ पैन इंडिया ऑपरेशन नोन एज ऑपरेशन यात्री सुरक्षा। पूरे अखिल भारतीय स्तर पर जो है यात्री सुरक्षा नाम का अभियान जो है वो शुरू किया गया। यात्री सुरक्षा अखिल भारतीय स्तर पर शुरू किया गया। किसके द्वारा? रेलवे सुरक्षा बल, है ना, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा। Under this initiative, several steps are taken to provide round-the-clock security to passengers. मतलब ये कि यहां पर इस पहल के तहत यात्रियों को 24 घंटे सुरक्षा प्रदान करने के लिए कदम उठाए गए हैं। मतलब ये कि चाहे रात में सफर किया जाए, चाहे दिन में सफर किया जाए, लेकिन वो सफर सुरक्षित हो। ये जो है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने जो है वो बीड़ा उठाया है। टू किक स्टार्ट ऑपरेशन यात्री सुरक्षा, मतलब यात्री सुरक्षा ऑपरेशन को स्टार्ट करने के लिए, शुरू करने के लिए दी आरपीएफ लॉन्च्ड मंथ लॉन्ग पैन इंडिया ड्राइव। मतलब ये कि पूरे एक महीने की, जुलाई 2022 में पूरे एक महीने की जो है वो एक अभियान या जो है ड्राइव शुरू की, जिसमें कि यात्रियों को लूटने वाले जितने भी थे, अगेंस्ट द क्रिमिनल हु लूट पैसेंजर्स इन जुलाई 2022, जितने भी लूटपाट करने वाले थे उनके खिलाफ अभियान चलाया गया पूरा जुलाई 2022 में। तो आपसे पूछा जाएगा लूटपाट करने वालों के खिलाफ रेलवे सुरक्षा बल ने जो अभियान चलाया उसका नाम क्या था? तो आप बोलेंगे ऑपरेशन यात्री सुरक्षा। ओके, उसके बाद फिर ड्यूरिंग द ड्राइव the RPF caught 365 suspects who were handed over to the concerned GRPs, है ना, for legal action, है ना। तो भैया जो GRPs है, जो कि बेसिकली राज्य में जो पुलिस के तौर पर या राज्य रेलवे पुलिस के तौर पर काम करती है, उनको जो है सौंपा गया 365 संदिग्धों को, है ना। जो 365 संदिग्ध थे उनको जो है GRP को सौंप दिया गया, है ना। अच्छा, फिर उसके बाद जो ग्राउंड रेलवे पुलिस जो है ये GRP, आपको बता दूं कि ये भी किसके अंडर में आती है? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे अभी किसके अंडर में, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के मंत्री कौन है, कैबिनेट मिनिस्टर कौन है? तो अश्विनी वैष्णव है। और दूसरी बात यह है कि जो IRPFS, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विसेज की बात हो रही है, तो IRPFS के जो महानिदेशक हैं वो कौन है? तो संजय चंदर भाई साहब जो है वो महानिदेशक है। ये आपको याद रखना है। क्लियर है? ओके, और इंडियन नेवल शिप सतपुड़ा जो है वो पहुंच गया है सैन डिएगो। खबर जो है ये है, INS सतपुड़ा। INS सतपुड़ा मतलब इंडियन नेवल शिप सतपुड़ा, भारतीय नौसेना का जहाज INS सतपुड़ा जो है वो कहां पहुंच गया है? सैन डिएगो। अब ये जो सैन डिएगो पहुंच गया है, हार्बर जो पोर्ट है वहां पर पहुंच गया है नॉर्थ अमेरिका में। कहां पर है? नॉर्थ अमेरिका में, सैन डिएगो में जो ये पहुंच गया है। और बेसिकली फॉर द फर्स्ट टाइम 13 अगस्त को पहली बार कोई भारतीय जहाज जो है, सेना का जहाज जो है वो वहां पहुंचा। ये बहुत बड़ी बात है। तो आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में पहली बार कौन सा भारतीय सेना का या नौसेना का जहाज नॉर्थ अमेरिका के तट पर सैन डिएगो में हार्बर पोर्ट पर पहुंचा? तो आप बताएंगे भैया कि वो जो है वो 13 अगस्त को पहुंचा और नाम था INS सतपुड़ा उसका। क्लियर? फिर उद्देश्य क्या था भैया? द INS सतपुड़ा कंडक्टेड आ 75 लैप आजादी अमृत महोत्सव रन। मतलब ये कि 75 चक्कर लगाने वाली एक रन जो है वो आयोजित की जो है INS सतपुड़ा ने, है ना, आजादी के अमृत महोत्सव के तौर पर। ठीक है, एट सैन डिएगो US नेवी बेस, है ना।
सैन डियागो के अमेरिकी नेवी बेस पर जो है ये जो है वो प्रैक्टिस की गई, या ये जो है 75 लैप ऐसे इस तरह से जो है चक्कर लगाए गए, है ना। तो ये आयोजित किया गया 75 लैप आजादी का अमृत महोत्सव आयोजन किया गया आईएनएस सतपुड़ा ने। कहां पर? सैन डियागो। कहां पर है? नॉर्थ अमेरिका में। उसके बाद भाई साहब, द लार्जेस्ट लेंडर इन द नेशन, लार्जेस्ट लेंडर नेशन, तो ये तो एसबीआई हो सकता है। तो जी हां, एसबीआई की खबर है। उत्सव डिपॉजिट स्कीम लेके आया है कौन? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लेके आया है उत्सव डिपॉजिट स्कीम। और ये जो उत्सव डिपॉजिट स्कीम है, ये एसबीआई जो लेके आया है, इंट्रोड्यूस अ यूनिक टर्म डिपॉजिट प्रोग्राम कॉल्ड उत्सव डिपॉजिट स्कीम ऑन द ओकेजन ऑफ द नेशन 76th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। फिर आपको बता दूं कि बेसिकली हमारा 76वां वर्ष अब शुरू हो गया इंडिपेंडेंस का। 75 साल कंप्लीट कर लिए हैं, यहां 76th ईयर इसलिए लिखा है क्योंकि अब 76वां वर्ष शुरू हो गया है, और उसके उपलक्ष्य में ये उत्सव जमा योजना जो है वो लेकर आए हैं आजादी का अमृत महोत्सव के तहत। देश के सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक ने देश की स्वतंत्रता के 76वें वर्ष के अवसर पर उत्सव जमा योजना नामक एक अनूठा सावधि जमा कार्यक्रम, सावधि जमा मतलब एफडी, है ना, फिक्स डिपॉजिट या एफडी का जो है वो कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें जिसे आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। अब इसकी जानकारी अगर कुछ और आप लेना चाहें तो आपको बता दूं कि बेसिकली दिनेश कुमार खरा तो जो हैं वो अभी चेयरपर्सन है या चेयरमैन है किसके? एसबीआई के। SBI is offering an interest rate of 6.1% पर एनम। मतलब ये कि प्रति वर्ष अब ब्याज कितना ऑफर कर रहा है SBI? 6.1% पर एनम जो है ऑफर कर रहा है ऑन फिक्स डिपॉजिट विद अ टेन्यूर ऑफ 1000 डेज। 1000 दिनों के लिए अगर पैसा जमा किया जाता है तो 6.1% जो है इस पर इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है ना। अच्छा, उसके बाद एंड सीनियर सिटीजन्स विल बी एलिजिबल टू गेट एडिशनल इंटरेस्ट रेट ऑफ 0.5%। मतलब ये कि सिंपल सी बात है, एक नॉर्मल साधारण व्यक्ति को एफडी पर 6.1% ब्याज मिलेगा, और जो सीनियर सिटीजन होंगे 60 से ऊपर के होंगे उन्हें 6.6% इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब इससे 0.5% ज्यादा ब्याज जो है वो हासिल किया जाएगा। इज दैट क्लियर? अगर हिंदी में हम बात करें तो एसबीआई, है ना, ने 1000 दिनों के कार्यकाल के साथ सावधि जमा खाता मतलब कि एफडी जो है वो जारी की है। 1000 दिनों की एफडी होनी चाहिए कम से कम, उस पर 6.1% इंटरेस्ट मिलेगा, और सीनियर सिटीजन जो वरिष्ठ नागरिक हैं उन्हें 0.5% ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। आप याद रखिए। देखिए बुजुर्ग कितना इंटरेस्ट के साथ देख रहे हैं इस फोटो में, वाह वाह फोटो लगाने वाली की। These rates are effective as of 15th अगस्त 2022। मतलब ये कि 15 अगस्त 2022 से ये दरें प्रभावी हैं, और ये योजना 75 दिनों की अवधि के लिए वैध है। वाह, 75 का उपयोग भी कितना अच्छा किया है। आज़ादी के 75 साल पूरे हो गए हैं, तो इसलिए ये योजना भी 75 दिन के लिए वैध है। और एफडी कम से कम कितनी होनी चाहिए? 1000 दिन की एफडी होनी चाहिए। मतलब ये कि ये सीधा सीधा लगभग 4 साल की एफडी तो हो ही जाएगी, है ना, 3.5 साल की, 4 साल की एफडी तो लगभग हो जाएगी। ओके, सबसे विश्वसनीय संस्थान, मोस्ट ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन कौन से हैं भैया? सबसे ज्यादा भरोसा जो है किस पर है इंडिया को? डिफेंस फोर्सेस नंबर 1, आरबीआई नंबर 2। सबसे ज्यादा सेना पर भरोसा करती है जनता, दूसरे नंबर पर आरबीआई पर भरोसा करती है जनता, और तीसरे नंबर पर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पर जो है वो भरोसा करती है। यहां पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिखा है, बेसिकली होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ये तीसरे नंबर पे है। आर दी 3 मोस्ट ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन इन दी कंट्री अकॉर्डिंग टू अ सर्वे बाय IPSOS, है ना, ये एक जो है संस्थान है, अभी इसके बारे में आपको बताऊंगा मैं।
इसके आईपीएसओएस के द्वारा जो सर्वे किया गया, ये देश का नहीं है, ये विदेश का इंटरनेशनल संस्थान है। ये विदेश में किए गए सर्वे में बताया गया कि भारत में जो 3 सबसे ज्यादा विश्वास पात्र संस्थान है जिस पर जनता भरोसा करती है, मोस्ट ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन, पहला डिफेंस फोर्सेस, मतलब जितने भी हमारे सेना सुरक्षा बल जो हैं वो, दूसरा आरबीआई, और तीसरे नंबर पर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की बात भी जनता बहुत मानती है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया केम टू 4th पोजीशन, मतलब ये कि आप सोचिए कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के बाद नंबर आ रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पर भरोसा किया जाता है लेकिन प्रधानमंत्री ऑफिस के बाद। एंड इट वॉज फॉलोड बाय सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद फिर भरोसा होता है सीबीआई का। सुप्रीम कोर्ट के बाद सीबीआई। तो भैया नंबर 1 पे डिफेंस, सेकंड पर आरबीआई, थर्ड पर पीएमओ, फोर्थ पर सुप्रीम कोर्ट, और 5th पर जो है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, मतलब कि सीबीआई 5वें नंबर पर है ना। ये आप याद रखेंगे। रक्षा बल जितने भी हैं नंबर 1, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दूसरे पर, प्रधानमंत्री कार्यालय तीसरे नंबर पर, सर्वोच्च न्यायालय जो है वो चौथे नंबर पर है, और सीबीआई जो है वो 5वें नंबर पर है। ये आप ही याद रखना है, ये रैंकिंग मैंने आपको बताई है। क्लियर है? ओके। अब ये जो आईपीएसओएस है ये क्या है? तो देखो, पब्लिक सेक्टर ओपिनियन पोल इंस्टीट्यूट। क्या है? पब्लिक सेक्टर ओपिनियन पोल इंस्टीट्यूट। अब ये जो है, मैं आपको अगर इसका फुल फॉर्म आईपीएसओएस का बताऊं एज इट इज, तो ये फ्रेंच में है। किसमें है? फ्रेंच में, इंग्लिश में नहीं है। इंस्टीट्यूट पब्लिक दी सॉन्डे दी ओपिनियन सेक्टर। तो ये जो है फ्रेंच में इसका फुल फॉर्म है। जैसे आप, मैं एग्जांपल आपको दूं तो फीफा आपने नाम सुना होगा, तो फीफा जो है उसका फुल फॉर्म भी इंग्लिश में नहीं है, फ्रेंच में है। फेडरेशन इंटरनेशनली द फुटबॉल एसोसिएशन, वो फ्रेंच में है ना, इंग्लिश नहीं है ये। तो ऐसे ये भी फुल फॉर्म जो है इंस्टीट्यूट है ना, पब्लिक दी सॉन्गे दी ओपिनियन सेक्टर। तो आपको याद रखना है आईपीएसओएस के नाम से। इसने क्या किया है? भारत के सबसे भरोसेमंद जो संस्थान है उनकी लिस्ट जो है वो जारी की है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो। अब भारत के जो इंटरनेशनल सी फूड शो हैं वो कौन कौन से, मतलब उसके बारे में क्या जानकारी है वो हम पढ़ते हैं। अब हमारे यहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन है एमपीईडीए। एमपीईडीए का फुल फॉर्म है मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी। उसके बाद उसके साथ ही सी फूड एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, मतलब SEAI है ना। सी फूड एक्सपोर्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया विल होल्ड द 23rd एडिशन, 23वां जो है संस्करण किसका? इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो। भारत में इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का 23वां संस्करण जो है वो आयोजित किया जाएगा। 23वां 23rd संस्करण आयोजित किया जाएगा। क्लियर है? इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो IISS। और कहां पर आयोजित होगा? कोलकाता में। और कब होगा? नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर मतलब 2023 में 15 फरवरी को। 15 फरवरी 2023 को भारत में इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो कोलकाता में आयोजित किया जाएगा, है ना। हिंदी में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, फिर सी फूड एक्सपोर्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सहयोग से अगले साल 15 से 7 फरवरी, कब से कब है? 15 से, फ्रॉम Feb to 7, है ना। मतलब ये कि 7 से 15 बोलना चाहिए, यहां पर 15 से 7 लिखा हुआ है। 15 से 7 फरवरी तक जो है ये आयोजित किया जाएगा, या 7 से 15 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा, है ना। और ये 23वां संस्करण है किस? इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का जो है कौन सा संस्करण है? 23rd, 23वां संस्करण है, आप याद रखेंगे। ओके, अब इसके बाद फिर बात करें तो अगली जो खबर है वो ये IAS भाई साहब की है।
इनके नाम से लोग बड़ा कंफ्यूज होते हैं। इनका नाम पीयूष गोयल है, हालांकि हमारे यहां मंत्री जी हैं पीयूष गोयल, उनसे कंफ्यूज होते हैं। फोटोज भी इनकी कम ही है इंटरनेट पर जो भी है बढ़िया है। IAS ऑफिसर ऑफ नागालैंड कैडर पीयूष गोयल हैज बीन अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। केंद्र सरकार ने इनको अपॉइंट किया है एज द न्यू CA ऑफ नेट ग्रिड, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। नेट ग्रिड या नेशनल इंटेलिजेंट ग्रिड, हिंदी में अगर बात करें तो नागालैंड कैडर के IAS अधिकारी पीयूष गोयल को केंद्र सरकार ने नेट ग्रिड बोले तो नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड का जो है नया CEO नियुक्त किया है। पीयूष गोयल अभी जो है बेसिकली गृह मंत्रालय मतलब होम मिनिस्ट्री में एडिशनल सेक्रेटरी हैं, अतिरिक्त सचिव हैं। अभी होम मिनिस्ट्री में एडिशनल सेक्रेटरी हैं, लेकिन अब नेट ग्रिड के क्या बन गए हैं? CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन गए। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि भैया ये नेट ग्रिड क्या है? तो नेट ग्रिड जो है वो नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड है। NetGrid is the central organization for intelligence gathering with the aim of enhancing India's counter terrorism capabilities। मतलब ये कि भारत की आतंकवाद विरोधी क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। हम आतंकवाद से लड़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा सक्षम बने, इसके लिए खुफिया जानकारी जुटाती है, इंटेलिजेंस जो है इंफॉर्मेशन इकट्ठी करती है, इंटेलिजेंस गैदरिंग जो है इकट्ठी करती है, खुफिया जानकारियां जुटाती है ताकि भारत की आतंकवाद से लड़ने की शक्ति जो है वो बढ़ सके। देखिए, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, नेट ग्रिड इसका नाम है, लोगो है इसका ये, और बेसिकली इसके जो CEO हैं वो बनाए गए पीयूष गोयल, जो अभी गृह मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी हैं, आप याद रखेंगे। एक और बात आपको बता दूं कि 2009 मतलब कि 2009 में जो है ये बेसिकली स्टैब्लिश हुआ था नेट ग्रिड, और इसका हेड ऑफिस जो है वो न्यू दिल्ली में है, आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। फीफा बैन्स ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। फीफा, अभी थोड़ी देर पहले फीफा की बात कर रहा था मैं, फीफा ने ऑल इंडिया AIFF बोले तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को बैन कर दिया, AIFF को बैन कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया गया। फीफा ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पर प्रतिबंध लगा दिया। क्यों लगा दिया भैया अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पर प्रतिबंध? देखिए सुनील छेत्री भाई साहब कितने गुस्सा हैं, हमारे यहाँ के जो है ये फुटबॉलर हैं। तो भैया कहना यह है, द ब्यूरो ऑफ द फीफा काउंसिल हैज अनएनिमसली डिसाइडेड, अचानक से उन्हें डिसाइड किया टू सस्पेंड द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन विद इमीडिएट इफेक्ट। तुरंत जो है वो बैन करने का निर्णय लिया गया, ड्यू टू यूनिक इन्फ्लुएंस फ्रॉम थर्ड पार्टीज। मतलब ये कि फीफा और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के बीच में तीसरे पक्षों का हस्तक्षेप भारत में ज्यादा था। कुल मिला के खेल में पॉलिटिक्स हो रही थी, फीफा के जिम्मेदार लोग तय नहीं हो रहे थे, इसके लिए कोई कमेटी नहीं बनी थी। तो तीसरे पक्ष के अनुचित प्रभाव के कारण तत्काल प्रभाव से जो है AIFF मतलब ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को बैन कर दिया। किसने? फीफा ने। हालांकि इतनी दुखद बात नहीं है, पर एक है कि भैया ये जो सस्पेंशन है ये हटा लिया जाएगा। अगर सस्पेंशन विल बी लिफ्टेड वंस एन ऑर्डर टू सेट अप अ कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स टू एज्यूम द पावर्स ऑफ द AIFF एग्जीक्यूटिव कमिटी। मतलब सिंपल सी बात है कि तब ये बैन हटा लिया जाएगा, जब तक ये बैन नहीं हटेगा तब तक एक कमेटी नहीं बनती जब तक, और वो कमेटी का काम होगा कि भैया AIFF के पावर्स जो हैं क्या होंगे, और वो पावर्स सोलली उसी के पास होंगे, AIFF के पास होंगे, और कोई उसके कामों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। The AIFF
एडमिनिस्ट्रेड रीगेन्स फुल कंट्रोल ऑफ द AIFF। मतलब ये कि सिंपल सी बात है कि AIFF का प्रशासन का जो अधिकार है पूरी तरीके से AIFF पे नहीं है। मतलब कुल मिला के ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के जो अधिकारी हैं उनको खुद को पूरा अधिकार नहीं है AIFF के सारे फैसले लेने का। तो यहां पर थर्ड पार्टी इंटरफेयर की वजह से फीफा ने इंडिया के फुटबॉल फेडरेशन को बैन कर दिया तब तक के लिए, जब तक नई कमेटी नहीं बन जाती और उस कमेटी के जरिए AIFF को पूरे पावर्स नहीं मिल जाते। क्लियर है? ओके। निलंबन का एक मतलब है, सस्पेंशन का जो मतलब है वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। द सस्पेंशन मीन्स दैट द फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022, आप कब से पढ़ते आ रहे हैं, कब से याद करते आ रहे हैं कि भैया फीफा का अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप भारत में होगा, पर अब नहीं हो पाएगा। 2022 में जो होना था, शेड्यूल टू टेक प्लेस इन इंडिया फ्रॉम 11 to 30 अक्टूबर, 11 से 30 अक्टूबर के बीच में भारत में ये होना था। विमेन्स फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप ये होना था, अब नहीं होगा। कैन नॉट करेंटली बी हेल्ड इन इंडिया एज प्लान, जैसा कि तय था वैसा नहीं हो पाएगा। 11 से 30 अक्टूबर के बीच में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 ये भारत में आयोजित होना था, जो कि अब नहीं हो पाएगा। ये इसकी वजह से बड़ा नुकसान हुआ है। हमारा जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन बैन हुआ है उसकी वजह से अब ये अंडर 17 फीमेल या वुमेन फीफा वर्ल्ड कप जो होगा वो अब नहीं हो पाएगा इंडिया में, कहीं और आयोजित होगा। उसके बाद फिर अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन आप जानना चाहें तो ये भाई साहब जो हैं वो हैं आपके जियानी इन्फेंटिनो। अब जियानी इन्फेंटिनो जो हैं ये क्या है, हेड है किसके, फीफा के। फीफा के हेड हैं, फीफा के प्रमुख हैं जियानी इन्फेंटिनो। और आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि जियानी इन्फेंटिनो कहाँ के रहने वाले हैं, तो आप बताएंगे कि स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं। ठीक है। दूसरी बात आपसे पूछा जाएगा कि फीफा का एस्टेब्लिशमेंट, फेडरेशन इंटरनेशनली विद द फुटबॉल एसोसिएशन, फीफा का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनली द फुटबॉल एसोसिएशन। ये फीफा जो है वो बेसिकली कब लॉन्च जो है हुआ, कब शुरू हुआ, तो 21 मई 1904। आप समझ रहे, बहुत पुरानी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है भाई साहब। 1904, 2004, 100 साल तो यही हो गए। क्लियर है? तो कहीं ना कहीं जो है ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, 118 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन हो गई अब ये, है ना। और इसकी स्थापना 1904 में हुई थी और हेडक्वार्टर जो है वो स्विट्जरलैंड में है, ज्यूरिक में। स्विट्जरलैंड का एक शहर है ज्यूरिक, है ना। और ज्यूरिक में जो है फीफा का हेड ऑफिस है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि फीफा का हेड ऑफिस कहाँ है, तो ज्यूरिक में है। जैसे आप सबको पता है कि ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेड ऑफिस कहाँ पर है, दुबई में है। जैसे आपको पता है कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेड ऑफिस जो है वो कहाँ है, ल्यूसाने, स्विट्जरलैंड। आपको ये भी पता होगा कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जो है उसका हेड ऑफिस कहाँ है, फेडरेशन इंटरनेशनली दी हॉकी, FIH बोला जाता है, उसका हेड ऑफिस तो वो भी ल्यूसाने, स्विट्जरलैंड में। तो ये सब जो है आपको याद रखना है, हेड ऑफिस जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस के होते हैं। अब देखते हैं कि नेक्स्ट जो है वो हमारे लिए क्या है इंफॉर्मेशन। ईटानगर में हवाई अड्डा, मतलब एयरपोर्ट इन ईटानगर। देखते हैं क्या है भाई साहब हिसाब किताब यहाँ पर। तो बेसिकली द थर्ड एयरपोर्ट इन अरुणाचल प्रदेश, मतलब ये कि अरुणाचल प्रदेश में पहले से 2 एयरपोर्ट थे, अब तीसरा एयरपोर्ट जो है अरुणाचल प्रदेश में बनने जा रहा है, विच इज नाउ अंडर कंस्ट्रक्शन इन ईटानगर। कहां पर बन रहा है, ईटानगर में बन रहा है। अच्छा, द स्टेट कैपिटल हैज बीन गिवन द नेम डोनी पोलो एयरपोर्ट। मतलब ये कि यहां पर जो है इसे जो नाम दिया गया है वो डोनी पोलो एयरपोर्ट नाम दिया गया है। अब यहाँ ये जो ईटानगर है ये राजधानी है, द स्टेट कैपिटल है, और बेसिकली इस एयरपोर्ट को नाम दिया गया है डोनी पोलो एयरपोर्ट। आप याद रखेंगे, बाय अरुणाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेशन, अरुणाचल प्रदेश के प्रशासन ने। अरुणाचल प्रदेश में तीसरा हवाई अड्डा जो अब राज्य की राजधानी ईटानगर में निर्माणाधीन है, अरुणाचल प्रदेश प्रशासन द्वारा डोनी पोलो हवाई अड्डा जो है इसका नाम दिया गया, नामकरण किया गया। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि डोनी पोलो हवाई अड्डा कहां बन रहा है, आप बोलेंगे ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश। आगे बात करते हैं। चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश श्री पेमा खांडू, है ना, पेमा खांडू जी जो है अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जो इससे संबंधित फैसले ले रहे हैं।
और उसके बाद बात करें तो सन एंड मून जो है, बेसिकली डोनी जो है, पोलो जो एयरपोर्ट है, तो डोनी का मतलब होता है सन मतलब सूरज, और पोलो का मतलब होता है मून, है ना। और आपने देखा होगा इसका नाम क्या है, डोनी पोलो हवाई अड्डा, मतलब सूरज चांद हवाई अड्डा, है ना। तो सूर्य डोनी, चंद्रमा पोलो, आपको याद रखना है, डोनी पोलो। The Airport Authority of India has undertaken ₹650 करोड़ प्रोजेक्ट टू डेवलप द एयरपोर्ट। मतलब ये कि जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसने इसके लिए 650 करोड़ रुपए जो है वो खर्च करने की योजना बनाई। 650 करोड़ रुपए में डोनी पोलो एयरपोर्ट जो है वो डेवलप किया जा रहा है। डोनी पोलो एयरपोर्ट इन ईटानगर वुड बी अरुणाचल प्रदेश थर्ड एयरपोर्ट आफ्टर पासीघाट। ये ध्यान रखिए, पहला एयरपोर्ट कौन सा हो गया, पासीघाट, और दूसरा फिर कौन सा हो गया, तेजू एयरपोर्ट जो है ये दूसरा हो गया, और डोनी पोलो जो है वो कौन सा हो गया, तीसरा। तो ये हो गए दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के 3 एयरपोर्ट, पासीघाट, तेजू और डोनी पोलो। क्लियर है। और नॉर्थ ईस्ट में मतलब उत्तर पूर्व में ये 16वां एयरपोर्ट है। नॉर्थ ईस्ट में जहां पर 7 राज्य हैं, है ना, 7 सिस्टर्स बोला जाता है नॉर्थ ईस्ट की जिन्हें, तो 7 राज्यों में ये 16वां एयरपोर्ट है। मतलब एयरपोर्ट वहां बहुत बड़ी बात है और बहुत काम की चीज है। तो 16वां एयरपोर्ट है ना। हाल ही में जो बन रहा है नाम है डोनी पोलो एयरपोर्ट, और उससे पहले अरुणाचल प्रदेश में पासीघाट और तेजू एयरपोर्ट है, और अब ये डोनी पोलो जो है वो नया एयरपोर्ट बन रहा है। देखिए हिंदी में अगर कहें तो ईटानगर में डोनी पोलो हवाई अड्डा, पासीघाट और तेजू हवाई अड्डे के बाद तीसरा है। क्लियर है। और पूर्वोत्तर में भारत का कौन सा है, ये 16वां एयरपोर्ट है, ये आप याद रखेंगे। ओके भैया, मेलबर्न इंडिया फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न, मतलब मेलबर्न का भारतीय फिल्म महोत्सव। वाह, अभिनेता अभिनेत्रियों की जो है तस्वीरें यहां पर दी हुई हैं, लेकिन उससे पहले देखते हैं 13th एडिशन इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न। अब इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न का आयोजन जो है वो किया जाना है 12 अगस्त से लेके 30 अगस्त तक। मतलब ये कि अभी जो है ये चल रहा है ये आयोजन 12 अगस्त से लेके 30 अगस्त तक। और ये कौन सा एडिशन चल रहा है, 13th अगस्त का जो है, 13th एडिशन चल रहा है, 13वां एडिशन चल रहा है। मतलब ज्यादा समय नहीं हुआ है इसको शुरू हुए, 2010 में ही शुरू हुआ ये। और दूसरी बात ये कि इसको अगर फुल फॉर्म आपसे पूछा जाएगा तो IFFM पूछा जाएगा, तो आप बोलेंगे इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न। ठीक है। अब कब से कब तक आयोजित हो रहा है, तो 12 अगस्त से 30 अगस्त तक। ठीक है। अब कहां पर आयोजित हो रहा है, तो आप बताएंगे मेलबर्न में, है ना। फिर आगे बात करें तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो दिया गया है वो कपिल देव के जीवन पर बनी या 83 के वर्ल्ड कप पर बनी जो मूवी है 83, जिसमें रणबीर सिंह ने जो है जिन पर काम किया है। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है सुजीत सरकार को, जिन्होंने सरदार ऊधम सिंह बनाई, है ना। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला, है ना, मेल कैटेगरी में। और फीमेल कैटेगरी में अपर्णा सेन को जो है द रेपिस्ट नाम की मूवी जो है उसके लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला। बेस्ट एक्टर का अवार्ड अगर बात की जाए तो रणबीर सिंह को मिला 83 के लिए बेस्ट एक्टर अवार्ड, बहुत बड़ी बात है ये। बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड मिला है वो शेफाली शाह को मिला है जलसा मूवी के लिए। कौन सी मूवी के लिए, जलसा, शेफाली शाह को। बेस्ट सीरीज जो है उसका अवार्ड मिला है मुंबई डायरीज 26/11। बेस्ट सीरीज का अवार्ड मिला है मुंबई डायरीज 26/11 को। फिर बात करें तो बेस्ट एक्टर इन अ सीरीज, मतलब ये कि सीरीज में जो कि OTT प्लेटफॉर्म पर आती है उस सीरीज में जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है सीरीज में, मोहित रैना को मिला है मुंबई डायरीज 26/11 के लिए। क्लियर है। आप चाहें तो प्रेफर कर सकते हैं इन्हें देखना। बेस्ट एक्ट्रेस इन अ सीरीज, जैसे मोहित रैना जो है एक्टर है सीरीज में मुंबई डायरीज में, वैसे ही बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो मिला है वो मैं नाम की सीरीज को मिला है,
और साक्षी तन्वर को मिला है। साक्षी तन्वर को मैं नाम की सीरीज के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया कपिल देव भाई साहब को, है ना, क्योंकि कपिल देव ने जीवन पर्यंत जो है क्रिकेट और भारत के लिए बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की और आज उन्हीं का जो है कह सकते हैं कि जो डेडिकेशन था, जो कन्विक्शन था, जो समर्पण था क्रिकेट के लिए, तो आज 83 जैसी मूवी हम देख पा रहे हैं, वो पल हम जी पा रहे हैं। तो इसी वजह से इन्हें वो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। तो आप याद रखेंगे मेलबर्न इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो इंडिया का था, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न, ये जो है वो 12 अगस्त से 30 अगस्त तक जो है आयोजित हो रहा है और ये जो है ये जो है अवार्ड्स इनको दिए गए हैं। क्लियर है, ये आप याद रखेंगे। फ्रेंड्स, ये थे आज के करंट अफेयर, मतलब कि 18 अगस्त का जो करंट अफेयर का डेली डोज है वो समाप्त हुआ। इस डोज को अब आप पचाइए, क्लियर है, डाइजेस्ट कीजिए इसे, इस पर रिसर्च कीजिए, जितना हो सकता है सर्च कीजिए और एक और बात ये कि रिवाइज भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं 19 अगस्त की खबरें लेकर। आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको बता दूं कि अगर आप करंट अफेयर्स के डेली डोज चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको magnetbrains.com पर जो है जाना है और वहां पर इस तरह से पेज ओपन होगा और आप बैंकिंग और फाइनेंस की जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहां क्लिक करेंगे आप एग्जाम्स पर, तो इस तरह से जो है बेसिकली करंट अफेयर्स का एक टैब ओपन होगा और जैसे करंट अफेयर का टैब ओपन होगा आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये जो है उसका पेज ओपन होगा और जो भी करंट अफेयर के वीडियोस वहां पर लेक्चर जो है वो अपलोडेड हैं वो आप यहां से देख पाएंगे। फिर उसके बाद बात करें तो इस तरह से वीडियो ओपन होगा, आप करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। अब अच्छी खबर आपके लिए यह है कि जहां अभी तक आप वीक इन ब्रीफ जो है वो प्राप्त कर रहे थे, अब आपको डेली डोज जो है वो प्राप्त होगा। ये आपको याद रखना है, क्लियर है, करंट अफेयर का डेली डोज जो है वो आपको अब दिया जाएगा, ये आपको याद रखना है। आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन को और ज्यादा धारदार बनाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है मैग्नेट ब्रेन्स। बस आपको कोशिश इतनी सी करनी है कि शेयर ऑप्शन पर जाइए और अपनी पूरी कॉन्टेक्ट लिस्ट में अपने लोगों के लिए सोशल मीडिया पर सब जगह जो है फैला दीजिए कि भैया मैग्नेट ब्रेन्स नाम का एक प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब चैनल है, वेबसाइट है जो कि निशुल्क और गुणवत्ता से भरी शिक्षा देता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।